फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग विद द जेंडर स्टडीज़ का जो आपका सिलेबस है इट फोकसेस ऑन द वेरी फर्स्ट पार्ट के कुछ उसमें मेन आइडियाज़ हैं जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड के जेंडर में कौन कौन सी आजकल डिबेट्स चल रही हैं और कौन कौन से मेन उसके एस्पेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास कुछ थ्योरीज़ हैं जेंडर की, उसके अलावा फिर पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं और फिर आखिर में कुछ केस स्टडीज़ वगैरह हैं। सो जेंडर स्टडीज़ syllabus comprises of these things. So first of all we would be looking at a few important aspects in the gender studies. First of all we need to understand what is gender, what is your view of the gender, क्या होता है gender. And keep one thing in mind, whatever we would be discussing, it is related to the subject. These are not my personal ideas or my personal views. So we would be discussing the subject in its letter and spirit. So whatever feminists or gender writers say about genders and things related to the gender. So what is generally your opinion about the gender? किस चीज़ को कहा जाता है जी खलील? Sorry? Sexual identity. So first of all, the very first thing आपके syllabus में भी है that what is the difference between gender and sex. The very basic thing. जी बासर. I think sex is a biological word and gender is a sociological word which has been assigned to one way. Yes. So first of all, gender is societal. First of all, we need to understand what is biological and what is societal. Biological means that when you are born and you possess a natural shape, whether you are a male or a female, on the basis of that physiology, on the basis of that physical aspect of your body, your sex is considered, that whether it is a boy or a girl. So it is on the basis of that biological body. And gender is set of roles. It is a set of roles that are assigned to male and female or boys and girls. So that is why it is said that sex is naturally given, that you are born with. You have no control over your sex because you are born a man or a woman, a boy or a girl. You have no control over that. You cannot decide that I am going to be born a man or a woman, a boy or a girl. आप में से किसी से पूछा गया था जब आप पैदा हो रहे थे कि आप मेल पैदा होना चाहते हैं या फीमेल पैदा होना चाहते हैं? Were you asked? So we have no control over that thing. That is known as sex. And gender is set of roles that are assigned to male or female. So all these roles are, उनके हवाले से हम कहते हैं, they are socially constructed. अब सोशल कंस्ट्रक्शन है या सोशली कंस्ट्रक्टेड इसको हम लिखते हैं, तो सोशली कंस्ट्रक्टेड, अब कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है? जो चीज हम खुद बनाते हैं. सो इट मीन्स दैट दिस थिंग इज नेचुरली गिवन बट दिस थिंग इज कंस्ट्रक्टेड. ये खुद से नहीं है, दिस इज नॉट नेचुरली गिवन, दिस इज कंस्ट्रक्टेड. कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है जो आप खुद से बनाते हैं. तो यहां पे आप ये देखेंगे कि हम असाइन करते हैं सर्टन रोल्स विद मैन एंड वुमन. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इसको यहां पे मैन लिख लेते हैं, यहां पे वुमन लिख लेते हैं. अब हम कुछ क्वालिटीज एसोसिएट करते हैं, रैशनल,
ये उनमें से कुछ क्वालिटीज हैं जो हम जेंडर के साथ एसोसिएट करते हैं. मोस्टली वी से दैट मैन इज रैशनल व्हाइल वुमन इज इमोशनल, मैन इज ब्रेव व्हाइल वुमन इज कॉवर्ड, मैन इज कॉन्शियस वुमन इज अनकॉन्शियस. मैन फॉर द फील्ड मीन्स कि घर से बाहर की जितनी भी ड्यूटीज हैं वो मैन करेगा. हर्थ कहा जाता है चूल्हे को, कि घर के अंदर के जितने भी काम हैं वो औरत करेगी. इन द सेम वे हेड किस चीज की निशानी है? थिंकिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, वो मैन के अंदर मौजूद है. हार्ट के अंदर आपके इमोशन, पैशन, फीलिंग्स आते हैं, वो औरत के साथ हम एसोसिएट करते हैं. मैन को हम कहते हैं कि वो ऑर्डर देने वाला है और औरत जो है वो ऑर्डर्स को ओबे करने वाली है. सो फेमिनिस्ट एंड जेंडर स्टडीज आर ऑफ द ओपिनियन कि ये रोल्स जो दिए जाते हैं ये सोसाइटी देती है, ये नेचुरली गिवन नहीं है. नेचर ने ऐसे नहीं कहा कि मैन हमेशा रैशनल होगा और औरत हमेशा इमोशनल होगी, मैन हमेशा ब्रेव होगा और औरत हमेशा कॉवर्ड होगी, मैन हमेशा ब्रेव है और औरत जो है वो ब्रेव नहीं है. ऐसी चीजें नेचर में नहीं है. आप देख सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे मैन ऐसे होंगे जो आपको बड़े इमोशनल नजर आते हैं और बहुत सारी औरतें ऐसी होंगी जो आपको बड़ी रैशनल नजर आती हैं. देखा होगा आपने. सो ये इसको कहा जाता है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया है और उन्हीं चीजों से आप औरत को और मर्द को देख रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी दफा सुना होगा कि किसी की डेथ होती है या कोई ट्रेजेडी होती है तो मर्द रोने लगता है, उसको कहा जाता है कि आप औरतों की तरह रो रहे हैं. कहा जाता है या नहीं कहा जाता? तो हमने रोना किसके साथ एसोसिएट किया हुआ है? औरतों के साथ. और मर्द क्या करेगा? वो अपने इमोशंस को, अपने रोने को कंट्रोल करेगा. तो इस चीज को क्या कहा जाता है? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. ये सोसाइटी ने दिए हुए हैं कि औरत ये करेगी और मर्द ये करेगा, हालांकि नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज नोन एज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. और फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये सोशल कंस्ट्रक्शन पैदा कैसे होती है, स्टार्ट कैसे होती है? तो सोशल कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड. जब बचपन में बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बचपन से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बताया जाता है यू आर सपोज टू डू दिस, यू आर सपोज टू डू दैट. अब लड़कियां जो होती हैं उनको शुरू से ये कहा जाता है आपने ऊंची आवाज में नहीं बोलना है. इसी तरह अगर बेटा है वो ऊंची आवाज में बोलता है तो दैट इज ओके. अगर लड़की है वो अगर गाली देती है तो उसको बुरा समझा जाता है. अगर लड़का है वो गाली देता है तो उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है. अगर भाई अपनी बहन को मारता है तो इट इज कंसीडर नेचुरल. लेकिन अगर बहन उसको दोबारा जवाब में मारती है तो उसको माँ या बाप या फैमिली कह रही होती है कि नहीं भाई को नहीं मारा करते, औरतें ऐसे नहीं किया करती. कहा जाता है या नहीं कहा जाता? सो ये क्या होता है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग गर्ल्स एंड बॉयज दे आर ट्रेन्ड टू एक्ट इन अ सर्टन वे. सो इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जो चाइल्डहुड ट्रेनिंग होती है दैट मेक्स यू अ बॉय और अ गर्ल और अ मैन एंड अ वुमन. इसी तरह आप देखते होंगे कि जो खेलने की चीजें हैं, इवन लड़कों को खेलने के लिए पिस्टल्स दिए जाते हैं और लड़कियों को खेलने के लिए डॉल्स दी जाती हैं. तो इससे क्या साबित होता है? दैट मैन आर ट्रेन्ड टू बी एग्रेसिव एंड वुमेन आर सपोज टू बी डोसाइल. इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मैन इज एग्रेसिव व्हाइल वुमेन आर डोसाइल. डोसाइल कहा जाता है जो आपकी बात को मानते हैं, चुप करके उसके ऊपर एग्री कर लेते हैं और उनकी अपनी कोई विल एंड विश नहीं होती. सो जेंडर स्टडीज इज ऑफ द ओपिनियन के जब आप लोगों को जेंडर में डिवाइड कर देते हैं, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये नेचुरल नहीं है. इट इज नॉट नेचुरली गिवन, इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी. एंड हियर I would like to give you a very clear example from your class. We have a lady and I would like to appreciate her that when she comes here, she drives her own bike. अब हमारे यहाँ एक किसी गर्ल का बाइक चला के आना वो कहा जाता है कि it is a manly quality. किया जाता है या नहीं किया जाता? लेकिन when women are doing that, अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है वो सामने आ रही हैं that in the past men used to drive cars and slowly and gradually women are driving cars and mostly इस तरह की सवारी जो है like bikes and bicycles, they were mostly considered the qualities of men. But presently you have an example and I would appreciate this effort that you are breaking these barriers
and going against the traditional concept of gender and patriarchal society, that is really good. So इस चीज को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि सोसाइटी आपका जेंडर कंस्ट्रक्ट करती है, आपकी जो जेंडर है वो नेचुरली गिवन नहीं होता. सो दैट इज द सोसाइटी दैट गिव्स यू दिस जेंडर. सो सबसे पहली डिबेट जो है जेंडर स्टडीज में आपको ये नजर आती है कि सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है और जेंडर सोशली कंस्ट्रक्ट किस तरह होता है. सो इट इज द सोसाइटी दैट कंस्ट्रक्ट्स द जेंडर. Then the most important thing related to gender studies is theories related to gender. Theories of gender studies. So एक चीज ध्यान में रखें कि CSS के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको जब आप तैयार करें, डू लुक एट देयर थ्योरीज, क्योंकि जब आप थ्योरीज को समझ लेते हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक IR, आपकी IR इज इनकम्प्लीट विदाउट द थ्योरीज. इन द सेम वे सोशियोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट थ्योरीज. क्रिमिनोलॉजी कल परसों आप उसकी क्लास ले चुके हैं, आपने पढ़ी होंगी. डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो भी थ्योरीज के बगैर इनकम्प्लीट है. एंड इसी तरह आपकी जो जेंडर स्टडीज है, इट इज इनकम्प्लीट विदाउट द theories. So we would be focusing on these theories. So first of all, जो पहला वो है, it is known as liberal feminism. Anybody who knows anything about liberal feminism? चलें. Liberal feminism focuses on equality of gender. That no one is superior or inferior, all the people possess qualities and every individual is different from the other, no one is superior or inferior. और लिबरल फेमिनिज्म की सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, दे डिमांड इक्वालिटी. अब इक्वालिटी ये किस तरह मांगते हैं, ये चीज ध्यान में रखें कि लिबरलिज्म का लफ्ज जहां पे भी आएगा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में है, चाहे वो किसी और सब्जेक्ट में है, liberalism or liberal feminism, they always want changes in the laws. कि ये तब्दीली कैसे लेके आना चाहते हैं? थ्रू रूल्स रेगुलेशन, उनमें चेंज लेके आएंगे. कि ये ऐसा नहीं कहेंगे कि हम लॉज को, रूल्स रेगुलेशंस को डिस्कार्ड करते हैं और हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है. लिबरल फेमिनिज्म है, चाहे वो किसी और सब्जेक्ट में भी अगर लिबरलिज्म है, लिबरल्स ऑलवेज वांट चेंजेस थ्रू change in laws, rules and regulation. So liberal feminism focuses on the equality of men and women, and they are of the opinion that no gender is superior, whether it is man or a woman, both are equal and they must be given equal opportunities in every aspect of life, whether it is education, whether it is politics, whether it is economy, or whatsoever the field is, they must be given equal opportunities. The second theory is radical feminism. This is a wonderful theory, radical feminism. Radical feminists are of the opinion that we need not to be the part of the society in which we are living. कि ये जो सोसाइटी है, हम इसके ना रूल्स मानते हैं ना रेगुलेशंस मानते हैं. अब इनको हम दोनों को इकट्ठा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इनको हम कंपेयर करेंगे. ये क्या चाहते हैं? लॉज में चेंज चाहते हैं, और ये एग्जिस्टिंग लॉज को ना मानते हैं और ना उसमें चेंज मानते हैं. अब ये चाहते क्या है? रेडिकल, आपने बहुत सारी दफा ये वर्ड सुना होगा, फैनेटिसिज्म एंड रेडिकलिज्म. रेडिकल जहां पे भी है, चाहे वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से यूज होता है, फेमिनिज्म में यूज होता है, कहीं पॉलिटिक्स में यूज होता है. रेडिकल मींस कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते और बिल्कुल उसको उलट करके एक अलहदा से अपना सिस्टम लेके आना चाहते हैं. दैट इज नोन एज रेडिकल. जैसे आपने
IR में जाएंगे तो आप रेडिकल्स देखेंगे, मार्क्सिस्ट को रेडिकल्स कहा जाता है, वो इस पूरे सिस्टम को मानते ही नहीं है। इसी तरह आप जो आजकल एक वेव चल रही है जो टेररिज्म है, उनको रेडिकल्स कहा जाता है कि हम ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है इसको मानते ही नहीं है, हम अपना सिस्टम लेके आना चाहते हैं। सो दे आर मोस्टली रेडिकल्स। So radical feminism, it believes that we need not to be the part of that society in which we are existing, जिसके अंदर हम रह रहे हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। And we want to make our own society, जिसके अंदर औरतें डिसाइड करेंगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। औरतों की अपनी सोसाइटी होगी, अपनी लेजिस्लेचर होगी, अपनी असेंबली होगी, and we will be making our own states and countries and rules and regulations। इसकी एक वाज़े मिसाल ब्राजील में है जिसको कहा जाता है वुमेन्स टाउन। आप आज जाके इसको इंटरनेट पे देख लें कि वहां पे एक टाउन है जिसमें सिर्फ औरतें हैं, और वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर भी औरतें हैं, असेंबली में भी औरतें हैं, डिसीजन मेकिंग में भी आपको औरतें नजर आएंगी, और वहां पे मर्दों को सिर्फ एक दिन अलाउड है, ऑन द डे ऑफ संडे। Besides that they are not allowed enter into that woman's town। so ये उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है। so अब रेडिकल्स किस चीज पे फोकस करते हैं? वो कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो औरतों की आजादी में है वो क्या है? इट इज पेट्रियार्की। एंड पेट्रियार्की मीन्स, पैट्री मीन्स फादर, आर्की मीन्स रूल। तो ये चीज जहन में रखें। आर्की जहां पे होता है इसका मतलब क्या है? रूल होता है। एनआर्की, एन मीन्स नो, एनआर्की नो रूल, कि जहां पे कोई भी हुकूमत ना हो उसको एनआर्की कहा जाता है। पैट्री मीन्स फादर और आर्की मीन्स रूल। सो they are of the opinion, radical feminists, that patriarchy is the most important thing in this system, and the liberation of women is only possible when this patriarchy ends। जैसे patriarchy end होगी, patriarchy means male dominance, कि जैसे ही मेल डोमिनेंस खत्म होगी तब ही हमारी लिबरेशन पॉसिबल है, तभी हमारी आजादी पॉसिबल है। इसीलिए वो इस दुनिया के हर एक असूल को नहीं मानती। इवन जो मैरिज के हवाले से उनका कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैरिज के हवाले से रेडिकल्स ये कहती हैं, मैरिज इज स्लीपिंग विद द एनिमी। मैरिज इज स्लीपिंग विद द एनिमी, कि मर्द जो हैं दे आर योर एनिमीज, एंड इफ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू देम इट मीन्स यू आर स्लीपिंग विद योर एनिमी। सो they are so much radical that they do not like anything like that where male are concerned। इसमें आपको जो सबसे important writers नजर आते हैं, वर्जीनिया वुल्फ, she is an important author of this liberal feminism। इसी तरह साइमन डी बेवॉर, एंड देयर आर मैनी अदर्स। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है जिसपे CSS में ऐसे भी आ चुका है, वो इसी से है। वन इज नॉट बॉर्न, ये लिख लें अपने पास, वन इज नॉट बॉर्न रादर बिकम्स अ वुमन। वन इज नॉट बॉर्न रादर बिकम्स अ वुमन। ये इसी चीज से है, सोशल कंस्ट्रक्शन से, कि कोई भी औरत पैदा नहीं होती, उसको सोसाइटी औरत बना देती है कि आपने ये काम करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने मर्दों वाले काम नहीं करने। सो अब लिबरल फेमिनिज्म क्या है? वो उसी सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड, दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। और ये क्या चाहती हैं? दे वांट टू चेंज द सिस्टम ऑल टुगेदर, कि हमने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना, हम अलहदा से अपना सिस्टम बनाएंगे जिसमें हमारा अपना रूल होगा, हमारा अपना पॉलिटिकल सिस्टम होगा, हमारी अपनी लेजिस्लेचर, हमारी अपनी पार्लियामेंट। इवन इनकी लैंग्वेज है, वो कहते हैं कि हमारी अपनी लैंग्वेज होगी जिसका नाम होगा वुमन स्पीक। और एरिक्चर फेमिनिन, ये दो फेमिनिस्ट हैं। ये जो है हर नेम इज,
ये जिसका कॉन्सेप्ट है इसका नाम है Helene Cixous, and this is Lucy Irigaray. These two are women who say कि हम इस लैंग्वेज में भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपकी जो आइडियोलॉजी बनाई जाती है वो लैंग्वेज के जरिए बनाई जाती है। जैसे आपकी लैंग्वेज होगी उसी तरह आपकी सोच होगी। वैसे हमने इस बात पे कभी सोचा नहीं होता, लेकिन ये चीज ध्यान में रखें कि जैसे आपकी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के जरिए आप चीजों को दिखाते हैं, वैसे ही आपकी थिंकिंग बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी किताबों के अंदर देख लें, आप अपनी एडवर्टीजमेंट्स के अंदर देख लें, आप फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास की किताब उठाएं तो उसमें आपको नजर आएगा कि लड़का जो है वो क्रिकेट खेल रहा है और लड़की जो होती है वो बर्तन साफ कर रही होती है। तो ये किसके जरिए? लैंग्वेज के जरिए आपके जहन में ये बिठाया जाता है कि औरत जो है वो सिर्फ बर्तन धोने के लिए फिट है और मर्द जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए फिट है। इसी तरह आप और भी चीजों में देखेंगे, लाइक आप टीवी पे देखते हैं सर्फ एक्सेल की जब भी एडवर्टीजमेंट आएगी तो उसमें औरत कपड़े धो रही होगी, मर्द कपड़े नहीं धो रहा होगा। अब ये कहीं पे भी बायोलॉजी में नहीं है कि औरत ही कपड़े धोएगी और मर्द कपड़े नहीं धोएगा। मर्द उससे अच्छे धो सकता है। आप धोबी देखें तो धोबी क्या कपड़े नहीं धोते, लेकिन हमने घर के अंदर किसको ये ड्यूटी दे दी है दैट वुमन वुड बी वॉशिंग द क्लोथ्स। आप इस तरह खाना पकाना, किचन जो है, बड़े बड़े आप फिलोसफर देखेंगे वो कहते हैं कि विमेन बिलोंग टू द किचन। हालांकि आप देखें आपके जितने भी शादियों पे नई वगैरह हैं वो मर्द हैं कि औरतें हैं? कौन होते हैं? वो मर्द ही होते हैं। सो मैन कैन कुक, लेकिन हमने ये चीजें एसोसिएट की हुई हैं, सोशली कंस्ट्रक्ट की हुई हैं कि घर के अब एक बहुत बड़ा नई होगा ना, वो बड़ी बड़ी देगें पका सकता है, लेकिन जब अपने घर में जाएगा वो अपनी बीवी से कहेगा कि तुमने मुझे खाना पका के देना। वो अपनी बीवी के सामने जो है वो खाना पकाने के लिए तैयार नहीं होगा। धोबी होगा वो सारे दिन कपड़े धोएगा, घर जब जाएगा तो अपनी बीवी से कहेगा कि आपने मुझे कपड़े धो के देने हैं। ऐसा है या नहीं है? तो मतलब जितने भी प्रोफेशंस में आप देखें तो हम अपनी वो जो पेट्रियार्की है, मेल डोमिनेंस, उसको हम कायम रखते हैं। वैसे तो उधर से पानी का गिलास तो ले। सो ये कहते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज बनाएंगे, रिच फेमिनिन मैरिज के कॉन्सेप्ट को डिसॉल्व करेंगे, इवन हमारा अपना लिटरेचर होगा, हमारा अपना क्रिटिसिज्म होगा, हमारी आ जाए अपनी सोसाइटी होगी और हर चीज जो है वो हमारी अपनी होगी। अब लिबरल फेमिनिज्म किस तरह चेंज चाहते हैं? दे से दैट वी नीड टू चेंज द लॉज, और लॉज में सबसे पहली चीज जो हम लेके आएंगे वो ये होगा that women must be given the right to education, because when a woman becomes educated तो फिर क्या होता है? through education she demands her right to vote, फिर उसके बाद वोट के जरिए वो पार्लियामेंट में आएगी। फॉर एग्जांपल आप देखें ना दुनिया, इसके बाद हम जब वेव्स ऑफ फेमिनिज्म थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राइट टू वोट की कितनी बड़ी मूवमेंट थी औरतों के लिए, कि वोट क्या है? इट इज सिंबल ऑफ पावर। हम अपने मुल्क में अगर देखें तो हमें यह समझ भी नहीं आती कि वोट का मकसद क्या है, वोट किस लिए है। तो वोट क्या है? वोट इज अ सिंबल ऑफ पावर। आप सबसे पहले वोटर बनते हैं, फिर आप कैंडिडेट बन सकते हैं कि आप एमएनए और एमपीए। अगर आप वोटर नहीं है तो आप एमएनए एमपीए की सीट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो औरतों ने सबसे पहले ये कोशिश की कि हम एजुकेशन हासिल करें अकॉर्डिंग टू दीज। फिर जब एजुकेटेड औरतें होंगी दे वुड गेट देयर पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स हासिल करके वो पार्लियामेंट में बैठेंगी, पार्लियामेंट में वो औरतों के लिए ही कानून बनाएंगी। तो फिर उससे क्या चेंज होगा? कानून चेंज होंगे, और फिर जब कानून चेंज ये करवाएंगी तो फिर ये पॉलिटिक्स में भी आएंगी, फिर ये इकोनॉमी में भी आएंगी, और हर एक चीज में औरतों के लिए हवाले से उनके कानून बनेंगे। तो दैट इज व्हाई दे वांट टू चेंज द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। और सबसे इंपॉर्टेंस जो ये देते हैं लिबरल फेमिनिज्म, वो एजुकेशन को देते हैं, बिकॉज एजुकेशन इज अ लिबरेटिंग फोर्स। एजुकेशन को क्या कहा जाता है? इट इज अ लिबरेटिंग फोर्स, बिकॉज व्हेन यू आर एजुकेटेड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू स्लेव्स। आप देखेंगे कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं
उनको स्लेव्स बनाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। और जो लेस एजुकेटेड होते हैं उनको स्लेव बनाना क्या होता है, आसान होता है। तो दैट इज वाई, इसीलिए कहा जाता है दैट द मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन पैट्रियार्कल सोसाइटीज इज एन एजुकेटेड वुमन। कि आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी सोसाइटी में, यार कोशिश करें कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी औरत से शादी ना करें, फिर वो आपसे सवाल करती है। सो द मोस्ट डेंजरस क्रीचर इन पैट्रियार्कल सोसाइटीज इज एन एजुकेटेड एंड थिंकिंग वुमन। और हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, हम डिसलाइक करते हैं ऐसे लोगों को जो हमसे, इवन हमारे यहाँ तो सवाल करना चाहे वो मर्द करे या औरत करे, जैसे कल मैं आपको बता रहा था दे आर अमंग द मिसिंग पर्सन्स, लेकिन अगर औरत क्वेश्चन करे तो हमें सबसे ज्यादा जो है वो बुरा उसी चीज पे फील होता है। सो इट इज सेड द मोस्ट डेंजरस पर्सन इज एन एजुकेटेड वुमन। इसलिए लिबरल्स जो हैं वो फोकस किस चीज पे करते हैं, एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। बिकॉज एजुकेशन लिबरेट्स यू, इट मेक्स यू अवेयर ऑफ योर ऑफ योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज। आप देख लें, हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। अगर आपको पता हो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक आपके बेसिक राइट्स के हवाले से जिक्र है। पॉलिटिकल साइंस के लोग भी आप बैठे होंगे, तो अगर आप देखें फ्रॉम आर्टिकल ऑलमोस्ट 8 to 30, ये आपके बेसिक राइट्स के, फेयर ट्रायल है, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसी तरह बाकी जितने भी हैं। तो आपको कम से कम इन चीज़ों का ज़रूर, वैसे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। आप देखें कि अदालत किसी बंदे को छोड़ती है, उसको बाहर से जो है वो आपकी जो एजेंसीज हैं वो पकड़ लेती हैं, बट यू नीड टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स। So they focus on rules and regulation and they reject rules and regulations altogether. ये मुकम्मल तौर पे उन rules and regulations को reject करते हैं and they want a new system. So इसमें जो सबसे important writers हैं, one is Juliet Mitchell and her books, ये बड़ी मशहूर किताब है इन जेंडर स्टडीज, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। इसी तरह एक और राइटर है रॉबिन मॉर्गन, और इसकी किताब है सिस्टरहुड इज पावरफुल। अब सिस्टरहुड क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि रेडिकल फेमिनिस्ट कहती हैं हमने, औरतों ने, सब ने इकट्ठा होना है अगेंस्ट मैन, तो उसको क्या कहा जाता है, सिस्टरहुड। ये एक कलेक्शन है ऑफ विमेन जहां पे औरतें सारी इकट्ठी होंगी, दे कॉल देमसेल्व्स सिस्टर्स एंड टुगेदर दे विल बी फाइटिंग अगेंस्ट मैन। पर्सनली this is one of my favorites, Sisterhood is Powerful. It is a wonderful book that focuses on a society where women will get together and they will be fighting against men.